हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के डिस्कशन के सिलसिले में आज हम लोग सन 2015 में आए हुए जीएस के सभी प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब तक हम लोगों ने सन 2000 से लेके सन 2014 तक के आए हुए सभी जीएस के प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप इन 16 सालों के प्रश्नों को पूरी तरह से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो निश्चित ही दोस्तों आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के पेपर में 50+ क्वेश्चन नियर अबाउट इन प्रीवियस ईयर के डिस्कशन से और तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यूपीएससी हिंदी आपके लिए करंट अफेयर प्रोग्राम लेके आई है, जिसमें 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपको डिस्कशन किए जाएंगे। इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। अब तक लगभग 100 क्वेश्चन पे डिस्कशन की जा चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि पेपर के 5 दिन के पहले ये करंट अफेयर का भी प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो दोस्तों ऋग्वैदिक ईरा में देखेंगे तो सबसे मूल्यवान संपत्ति जो थी वो गाय थी, और गाय के लिए हम लोग देखेंगे तो जो अधिकांश लड़ाइयाँ ऋग्वैदिक ईरा में हुई हैं वो इसी गाय के लिए हुई हैं। आप इसी से सबसे मूल्यवान संपत्ति समझ सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए अधिकांश लड़ाइयाँ हुई हैं वही सबसे मूल्यवान संपत्ति होगी, और वो थी गाय। दूसरे पे आते हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक है पूछा दोस्तों। तो ये पुराणों के संकेतक हैं। कुल 18 पुराण हैं और इनकी रचना जो है वो वेद व्यास ने की थी। इस चीज को ध्यान देंगे दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एक साइड में सम्राट लिया है और दूसरी साइड में उनके जो पदवी थे उसको लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे, एक में अशोक है, फिर समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है और स्कंदगुप्त है। तो दोस्तों जो अशोक हैं इनको देवानाम प्रिय कहा जाता था, और किस अभिलेख में इनको देवानाम प्रिय कहा गया है, इन सारे चीज़ों को हम लोग पिछले दिनों में डिस्कस किए हैं। किसमें अशोक नाम मिलता है, किसमें देवानाम प्रिय नाम मिलता है। तो दोस्तों एक बार आप प्रीवियस ईयर का डिस्कशन आप जरूर देखिए, और यदि आपको पता हो तो आप होमवर्क के तौर पे हमको कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग सीधा एक ही चीज़ बता रहे कि अशोक को देवानाम प्रिय कहते थे, तो देखिए इसका आंसर हमको सी मिल गया। साथ ही साथ समुद्रगुप्त जो है दोस्तों उसको परिक्रमांक कहा जाता था, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनको विक्रमादित्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ये भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। और जो स्कंदगुप्त थे दोस्तों ध्यान देंगे, इनको क्रमादित्य कहा जाता था। तो केवल अगर आपको दो पता है, अशोक का क्या नाम था और चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उपाधि क्या था, तो इस तरह से आप आसानी से आंसर पे पहुंच जाएंगे। आते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। यानी इनमें से 3 ऐसे हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सिकंदर के साथ कई यूनानी इतिहासकार भारत आए थे, जिनमें से हम देखेंगे कार्टियस था, डियोडोरस था, एरियन था, प्लूटार्क था, नियार्कस था, ओनेसिक्रिटस था और अरिस्टोबुलस था। अब हम लोग देखें दोस्तों तो केवल एक ही नाम नहीं मिल रहा है, और वो है डाइमेकस। डाइमेकस दोस्तों एक सीरियाई राजदूत था, और ये बिंदुसार के टाइम पीरियड में भारत आया था। बिंदुसार के टाइम पीरियड में भारत आया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डाइमेकस, अर्थात डाइमेकस सिकंदर के टाइम नहीं, ये बिंदुसार के टाइम पीरियड में आया था। आगे आते दोस्तों, करा निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, तो जो नेचुरल हिस्ट्री है दोस्तों वो टॉलेमी का कह रहा है, जबकि हमको पता है कि नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लिनी का है। तो जो नेचुरल हिस्ट्री बुक है वो प्लिनी का है। प्लिनी एक रोमन लेखक था, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे सुमेलित हैं, अर्थात लाइफ ऑफ वेन शियोंग हुली की संरचना है द हिस्ट्री हेरोडोटस की है, और हिस्टोरियल फिलिपिकल या ट्रोगस की रचना है। आते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत, जो सप्तांग सिद्धांत है दोस्तों उसके अनुसार 7वां अंग कौन सा है दोस्तों। तो जो 7वां अंग था उस 7वां और जो अंतिम अंग है उसका नाम है मित्र। तो दोस्तों पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है कोश, चौथा है दुर्ग, 5वां है जनपद, 6वां है बल, और उसके बाद से है मृत। तो मित्र जो है, जो दोस्त है, वो 6वां है, और सप्तांग सिद्धांत का जो 7वां अंग या सबसे अंतिम अंग जो है वो मित्र है। आते हैं दोस्तों अगला, दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे, और ये सप्तांग सिद्धांत किस पीरियड से संबंधित दोस्तों, किस राजवंश से संबंधित है, ये होमवर्क के तौर पे आप क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, इसको आप बता सकते हैं। दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे दोस्तों। तो दक्षिण भारत के जो पोलीगर थे वो क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सैन्य अधिकारी थे।
प्रांतीय प्रशासक एवं एक सेना नायक थे और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। तो हम लोग देखेंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें जो पोलीगर होते थे, जिनको हम लोग पलईयाकार भी कहते हैं, हालांकि मेन नाम इनका पोलीगार ही है। तो पोलीगर जो थे वो विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासक और सेना नायक होते थे। आते दोस्तों 8th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कार्य कराया? तो दोस्तों ये दंती दुर्ग ने कराया था। हमको पता है, हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हैं कि जो दंती दुर्ग था वो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। और दंती दुर्ग ने हम देखेंगे कि उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान जिसको कहते हैं, तो हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ करवाया था। तो कल को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा दंती दुर्ग। ये भी पूछ सकता है कि किस जगह पे कराया था, तो उज्जैनी में कराया था। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए कि इसका एक ट्रिक है, पा खा चल घर, चल घर। तो ये जो बाबर की लड़ाइयाँ थी उनके बारे में है। पा से पानीपत, खा से खानवा, च से चंदेरी और घर से घाघरा। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, यानी 26 में पानीपत हुआ था, 27 में खा यानी खानवा हुआ था, 28 में चंदेरी हुआ था और 29 में घाघरा हुआ था। तो अब हम लोग देखें तो ये 3 तो मिल रहे हैं, लेकिन ये 1530 दे रहा है दोस्तों चंदेरी, क्योंकि हमको पता है कि चंदेरी जो था वो हुआ है 28 यानी 1528 में हुआ है। और चंदेरी बाबर और मेदिनी, बाबर वर्सेस जो मेदिनी राय हैं, मेदिनी रॉय हैं, इनके बीच में हुआ था। और जो ध्यान देंगे दोस्तों, बाकी आप लोग एक बार होमवर्क कर लेंगे कि पानीपत किसके बीच में हुआ था। हालांकि हम लोग एक एक चीज़ पढ़ चुके हैं किसके किसके बीच में हुआ था, इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं देंगे दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो दोस्तों कल ही हम लोग पढ़े थे कि मुगल पीरियड में 2 इंग्लिश जो है वो आए थे। जो पहला आया था उसने तो कुछ मतलब जो सहूलियत था, जो व्यापारिक सहूलियत था जिसकी वजह से वो आया था, जो लेने आया था वो नहीं पा पाया था। हालांकि हॉकिंस जो था वो सहूलियत लेने में, जो व्यापारिक सहूलियत लेने में वो थोड़ा सा सफल रहा था। और हम देखेंगे कि इसी को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? तो हॉकिंस, विलियम हॉकिंस को दी थी। इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों, विलियम हॉकिंस ने। 11th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? यानी कौन सा ऐसा किला है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, इलाहाबाद, आगरा और लाहौर। इलाहाबाद यानी जिसको आप लोग प्रयागराज कर सकते हैं, आगरा और लाहौर। तो जो पाल नाम का किला है, पी से हम कह सकते हैं कि प्रयागराज, ए से हम लोग कहेंगे आगरा और एल से लाहौर। इन तीनों किले का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया है, एक ही अकबर ने करवाया है। लेकिन जो दिल्ली का लाल किला है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और इस किले का निर्माण जो है कि शाहजहां ने करवाया था। और देखेंगे ये 1 करोड़ की लागत से बनी थी। जो मुख्य शिल्पकार था दोस्तों इस लाल किले का, उसका नाम था हमीद अहमद। उसका नाम था हमीद अहमद। आते दोस्तों 12th नंबर क्वेश्चन पे। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों हमको पता है यहाँ पे हजरत महल ने किया था। और यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ के उन्होंने अपने एक अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम था बिरजिस कादिर, उसको बिरजिस कादिर नाम था, BK हम लोग कहते हैं, कि बिरजिस कादिर को वहाँ का नवाब घोषित किया था। हालांकि जल्दी फिर से यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो आते दोस्तों 13th नंबर क्वेश्चन पे। 13th नंबर क्वेश्चन है कि 1924 का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था वो किससे संबंधित था? तो दोस्तों बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था, देखेंगे वो जो मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार था, तो मंदिरों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उससे तारकेश्वर आंदोलन संबंधित था। 14th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो दोस्तों ध्यान देंगे कि सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 2 दल बनाया था, क्रांतिकारी साम्यवादी दल और भारतीय बोल्शेविक दल। भारतीय बोल्शेविक दल। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का भी नाम दिया दोस्तों, भारतीय बोल्शेविक दल का भी नाम दिया है। लेकिन जो 1942 में बना था, 1942 में बनाए थे, वो क्रांतिकारी साम्यवादी दल बनाए थे। इसके पहले 1939 में एक बोल्शेविक दल बनाए थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों, अब इसमें चूंकि दोनों है तो इसको सही मारेंगे बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। आयोग ने भी इसी आंसर को माना था कि सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो हम लोग भी दोस्तों इसको टिक करते हैं। आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला
अध्यक्ष चुना। तो दोस्तों हमको पता है कि 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वह पहली बार एनी बेसेंट, जो कि एक विदेशी महिला थी, प्रथम विदेशी महिला थी, हम कह लें कि पूरी एक पहली बार महिला थी, तो वो थी कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट के बारे में हमको पता है दोस्तों कि ये होम रूल मूवमेंट से जुड़ी थी। इनकी कुछ बुक्स हैं, जिस बुक्स के बारे में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें एक कॉमनवेल्थ है और वो बीईओ के पेपर में भी आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स भी है। तो एनी बेसेंट को चुना गया था, तो इसका सही आंसर है ए। दोस्तों इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, अब तक कुल 3 महिलाओं को चुना जा चुका है, जिसमें दूसरी महिला का नाम यहाँ पे लिखा है सरोजनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी, सरोजनी नायडू। और ये कानपुर का जो अधिवेशन था उसमें चुनी गई थी। अब जो एक तीसरी महिला बची दोस्तों, उनके बारे में होमवर्क कर लेते हैं, उनके बारे में आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, लोक हितवादी उपागम किसे जाना जाता है? तो लोक हितवादी उपागम से आप देखेंगे कि गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख दोस्तों महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे, तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपागम के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखें दोस्तों, और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो गोपाल हरि देशमुख थे वो पेशे से तो एक जज थे, और ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी दोस्तों 1880 की, उसमें भी एक मेंबर थे। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान देंगे कि ये पेशे से एक जज थे जो महाराष्ट्र से संबंधित एक समाज सुधारक थे। इन्होंने लोक हितवादी नामक एक उपनाम से जाने जाते थे। कामागाटा मारू क्या है दोस्तों? तो जो कामागाटा मारू है बेसिकली ये एक जहाज है जो कि जापान से चली थी, और हम देखेंगे ये बजबज नामक एक बंदरगाह है, वहाँ पहुंची थी, जहाँ पे इसकी काफ़ी तलाशी ली गई और संघर्ष हुआ था। जिस संघर्ष में हम देखेंगे कामागाटा मारू में जो सवार थे उसमें से कई यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। इसी के लिए कामागाटा मारू जो प्रकरण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे कामागाटा मारू एक जहाज है दोस्तों। 18th क्वेश्चन है कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसको नेतृत्व किसने किया था? तो बता दें दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन आया था वो 3 सदस्यीय था, जिसके मेंबर थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। जो पैंथिक लॉरेंस थे दोस्तों, इन्होंने ही इसको लीड किया था, अर्थात इसके नेतृत्व करता थे। आगे दोस्तों बता दें कि इसने जो कैबिनेट मिशन था, इसने एक जो संविधान सभा है उसके गठन के ऊपर बात की थी, अंतरिम सरकार की स्थापना के ऊपर बात की थी। हालांकि ये तो नहीं आएगा, लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग आ सकते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। पूर्व के दिनों में भी हम लोग इसको पढ़े हुए हैं। 19th नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2019 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? दोस्तों जो दीपावली घोषणा पत्र था वो डोमिनियन स्टेट्स से संबंधित था। 1929 में इसको जारी किया गया था। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि दीपावली घोषणा पत्र 1929 में घोषित एक डोमिनियन स्टेट्स से संबंधित था। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लघु हिमकाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो टाइम पीरियड है 1650 से 1870 का, इसी को लघु हिमकाल के रूप में जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एक तरफ गर्म जल स्रोतों का नाम लिखा है, दूसरी तरफ उसकी जल अवस्थिति लिखी हुई है। ध्यान देंगे दोस्तों, ज्वालामुखी को मैच कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, जबकि हमको पता है कि भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और वो है बैरन द्वीप। और भारत क्या वो पूरी दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस तरह से हम लोग कह लेंगे, तो बी ही इसका गलत लिखा है और इसका सही ऑप्शन होगा बी। बाकी जो मणिकरण है वो हिमाचल प्रदेश का एक गर्म जल स्रोत है। तप्त पानी ओडिशा का है और अनहोनी ये मध्य प्रदेश का है। आते 23rd नंबर क्वेश्चन पे, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो दोस्तों जो दूध गंगा नदी है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और साथ ही यह दूध गंगा जो है वो चिनाब की सहायक नदी है, चिनाब की। आते दोस्तों 24th नंबर क्वेश्चन पे, एक तरफ झीलें लिखा है, एक तरफ अवस्थिति लिखा है, और हमको मैच कराना दोस्तों। हमको पता है जो अष्टामुडी है वो केरल का, यानी हम लोग ए को आसानी से 2 से मैच करा दें तो हमको सीधा आंसर मिल गया। इसके बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हुए भी हैं दोस्तों, ऐसे में इसको मैच कराने में समस्या नहीं होगी। दूसरा पुलिकट है जो कि तमिलनाडु के तट पर स्थित है, तो पुलिकट का 3 हो गया। तीसरा रूपकुंड है, तो दोस्तों जो रूपकुंड है वो उत्तराखंड में स्थित है, और जो सूरजकुंड है वो हरियाणा में स्थित है। तो सूरजकुंड जो है दोस्तों वो हरियाणा में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, 25th नंबर क्वेश्चन पे। 25th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो जो एडम नगर नहर है दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है, तो उसको निकाला गया है दामोदर नदी से। दामोदर नदी के बारे में हम लोग जाने दोस्तों, तो छोटा नागपुर पठार से ये निकलती हुई पश्चिम बंगाल तक फ्लो करती है, और पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है, जब हुगली नदी समुद्र में मिलती है उसके पहले ही दामोदर नदी हुगली से मिल जाती है, अर्थात ये हुगली की सहायक नदी बन जाती है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों जो मन्नार की खाड़ी है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है।
आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो कौन सी ऐसी झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो जो दोस्तों अंचार झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अंचार झील। जो कोलेरू झील है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो हमीरपुर झील है दोस्तों वो गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो जो हमीरसर है वो गुजरात में स्थित है और जो कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि बासमती चावल के दाने को पकाने पे लंबे हो जाते हैं। हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर आप लोग बासमती चावल और डेली जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल चावल से अगर थोड़ा कम भी यूज डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यानी उसके जो फैलाव होता है, जो वो लंबा हो जाते हैं, वो किस कारण से लंबा होते हैं? तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है कि उस बासमती चावल में जो है दोस्तों वो लाइसिन एमाइलेज नाम का एक तत्व पाया जाता है। लाइसिन एमाइलेज, यहाँ पे नाम लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, लाइसिन एमाइलेज। अब ऑप्शन पे अगर जाए तो देखिए लाइसिन को अलग लिख दिया, एमाइलेज को अलग लिख दिया, यानी एक ही को नाम ब्रेक कर दिया है। अब आपके पास द्वंद था कि इसको किसको टिक करेंगे, तो सही तो दोनों था, लेकिन चूंकि आयोग पे जाएं तो आयोग ने इसको ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है। हालांकि आने वाले दिनों में शायद ऐसा द्वंद ना दे आयोग कि लाइसिन और इमाइलेज को अलग कर दे, बट दोस्तों अगर अलग कर देता है फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड एकदम कॉपी पेस्ट कर देता है तो आप इमाइलेज को टिक करेंगे। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है इडेफिक। तो इडेफिक क्यों संबंधित है, ध्यान देते हैं कि दोस्तों एक होता है इडेकोलॉजी। इडेकोलॉजी क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पौधों के उत्पादन संबंधी जो मृदा के गुण होते हैं, ध्यान देंगे, जो मृदा के गुण होते हैं, पौधों के उत्पादन संबंधी जो मृदा के गुण होते हैं उसको कहते हैं इडेकोलॉजी, यानी मृदा के गुण होते हैं। यानी मृदा से कौन से संबंधित है? इडेफिक, इसी से संबंधित है इडेफिक, यानी इडेफिक इसी इडेकोलॉजी से ही बना है। तो ध्यान देंगे इडेफिक क्या है कि मृदा की एक प्रकृति है। आगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बना है? तो दोस्तों रेगुर मिट्टी, इसी मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बना है। इसकी और भी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो बहुत ना जाते हुए सीधा ध्यान देते हैं कि एक फैक्ट देख लेते हैं बस कि काली मिट्टी काली रंग की क्यों होती है। तो इसमें चूंकि जो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है और जो जीवांश पाया जाता है, बेसिकली जो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, यही वो रीज़न है जिसके कारण ये काला होता है। आते दोस्तों आगे कह रहा है कि मत्स्य उत्पादन का सही क्रम क्या है, बताओ। कुछ राज्यों का, 4 राज्यों का नाम दिया है, गुजरात, केरल, आंध्रा और तमिलनाडु। तो सही आपको बताना है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन दिए गए में होता है वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद से हम देखेंगे गुजरात में होता है, गुजरात के बाद से केरला में होता है और केरला के बाद से तमिलनाडु में होता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है वो बेलाडीला की खान है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। बेलाडीला की खान है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टीन अयस्क का जो प्रमुख भंडार है वो छत्तीसगढ़ में है। टीन अयस्क का जो प्रमुख भंडार है वो छत्तीसगढ़ में। हम बेसिकली देखेंगे कि जो टीन कंपनियां हैं, जो टीन के खनन की संकेंद्रण है वो दंतेवाड़ा की साइड में है। इतना नहीं अंदर जाना है, केवल छत्तीसगढ़ याद रखना है, काम खत्म। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ध्यान देंगे दोस्तों। तो जो कर की अंडाकार कक्षीय है मार्ग जो है, तो ये संबंधित है दोस्तों। जो पृथ्वी का कक्षीय झुकाव है वो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है, संबंधित है उससे, ये सही है। जो घूर्णन अक्ष है वो भी सही है दोस्तों। जो विषुव आयन है, विषुव आयन का मतलब हो गया दोस्तों जो उपशोर और अपशोर है। हमको पता है कि उपशोर की स्थिति जो है वो 3 जनवरी को आती है और जो अपशोर की स्थिति है वो 4 जुलाई को आती है। उपशोर में जो डिस्टेंस होता है दोस्तों वो कम डिस्टेंस होता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस होता है। उपसौर में जो डिस्टेंस होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो इसका एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, यानी सौर विकिरण का जो है कि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ध्यान देंगे कि दोस्तों यहाँ पे खगोलीय सिद्धांत पूछा है, खगोलीय सिद्धांत। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो दोस्तों जो प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है तो वो तो है उष्णकटिबंधीय वन, यानी ये तो मैक्स है, इसकी तो सबसे अधिक है। तो सबसे कम दोस्तों किसका है? तो शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश का है, इसका सबसे कम है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, इसका कम सबसे यानी मिनिमम है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी।
36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों वो है कालाहारी मरुस्थल। हमको पता है कि ये अपना अफ्रीका हो गया, वो इस रेंज में स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में, इसको ध्यान देंगे। यानी दक्षिण अफ्रीका और जो बोत्सवाना वाला रेंज है वहाँ पे ये स्थित है। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। तो मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है हमारे उपग्रह में, ये बताना है। दोस्तों हमको पता है कि जो महाद्वीपों एवं पर्वतीय भाग की जो हिमानियाँ हैं मैक्सिमम वहाँ पे पाई जाती हैं। 70% लगभग हमारा जो वाटर सोर्स है वो वहाँ पे पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत जो है वो बताना है। इसमें विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कह रहा है टुगेला जलप्रपात है, जबकि हमको पता है कि ये सेकेंड हाईएस्ट जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है एंजल जलप्रपात है, वो एंजल जलप्रपात है दोस्तों। और जो दक्षिण अफ्रीका का टुगेला जलप्रपात है, दक्षिण अफ्रीका का टुगेला जलप्रपात है वो सेकेंड हाईएस्ट है, उसको ध्यान देंगे, वो सेकेंड हाईएस्ट है। विश्व की सबसे सबसे बड़ी जो ताजे जल की झील है वो है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची जो नावगम्य झील है वो है टीटीका का। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील जो है उसका नाम है टंगानिका। दोस्तों इस फैक्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक बार जरूर याद कर लेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन फंसने के पूरे इस बार चांस है, तो ध्यान देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा निम्न झीलों में से कौन सा विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो दोस्तों जो इसमें बैकाल झील है जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, बैकाल झील है वो सबसे गहरी झील है और प्राचीनतम झील है। इसकी गहराई देखेंगे तो नियर अबाउट 1637 मीटर के करीब में इसकी गहराई है, यानी 5370 फीट के करीब में। तो दोस्तों बैकाल झील जो प्राचीन एवं सबसे गहरी झील है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, प्राचीन एवं सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं सुमेलित वो बताना है। दोस्तों यहाँ पे हुअर बांध को टेनेसी नदी से जोड़ रहा है, जबकि हुअर बांध जो है वो कोलोराडो नदी पे स्थित है। हुअर बांध कोलोराडो नदी पे स्थित है। टेनेसी नदी पे जो बांध स्थित है उसका नाम है व्हीलर विल्सन। बाकी दोस्तों सब सही है, यानी जो ग्रैंड कोली है वो कोलंबिया नदी पे स्थित है, जो नूरेक है वो वक्स नदी पे स्थित है, जो काहोरोवासा है या कोबरा है वो जाम्बेजी नदी पे स्थित है। आते हैं दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन पे। इसको हमको अरेंज करना है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हमको अरेंज करना है इसको। तो हम लोग देखें ध्यान से, तो सबसे पहले क्या पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले क्षोभ मंडल पाया जाता है, उसके बाद से समताप मंडल पाया जाएगा, उसके बाद से मध्य मंडल पाया जाएगा, फिर तापीय मंडल पाया जाएगा। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग पूरे के दिनों में किए हुए हैं, तो समय नहीं गवाते हुए सीधा आंसर पे आएंगे और ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ये सही है। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी यहाँ पे दोस्तों जो गलत है उसको बताना है। तो दोस्तों सूती वस्त्र, और इसको दे रहा है डेट्राइट, जबकि सूती वस्त्र का जो है ओसाका कोबे इसका जो है मुख्य स्थान है, ओसाका कोबे। जो डेट्राइट है दोस्तों वो यूएसए का कार उद्योग है, जो डेट्राइट स्थल है वो यूएसए का कार उद्योग के लिए फेमस है, कार उद्योग के लिए, ये ध्यान देंगे दोस्तों। बाकी रासायनिक उद्योग के लिए दोस्तों टेक्सास फेमस है, मोटर कार के लिए नागोया है, और कागज के लिए ओंटेरियो है। सूती वस्त्र के लिए दोस्तों ध्यान देंगे कि ओसाका कोबे है। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का वृहद उत्पादक रहा है? तो दोस्तों पेपर के टाइम का कुछ और डाटा था, लेकिन वर्तमान में जो डाटा है वो चिली फर्स्ट पे है, सेकंड पे पेरू है और थर्ड पे चीन है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन तो चिली हो जाएगा, लेकिन पेपर के टाइम में दोस्तों जो चीन था वो सेकंड था, पेरू जो था वो थर्ड था, लेकिन अब डाटा बदल गया है, चिली फर्स्ट है, पेरू सेकंड है और चीन थर्ड है। आते दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण। पूरे दोस्तों 1 घंटे 50 मिनट के हम लोग क्लास इस पे ले चुके हैं। लगभग सारे एंगल से इस क्लास को हम लोग कवर कर चुके हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण का उम्मीद है एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो दोस्त जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए परेशान है वो एक बार जरूर इस क्लास को देख लें, आपके जितने भी डाउट हैं वो नियर अबाउट क्लियर हो जाएंगे, और पेपर के जो भी क्वेश्चन आएंगे 2-3 क्वेश्चन इस बार आने की संभावना भी है, वो आपका हल हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण छोड़ेंगे, सीधा पॉलिटी पे आएंगे। पॉलिटी में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लिखित संविधान है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में एक लिखित संविधान है। से रीजन दे रहा है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, बिल्कुल सही दोस्तों। जो क्षेत्रीय दलें बन रही हैं एक्चुअली वो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा के, उन आकांक्षाओं को उठा के बन रही हैं। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दलें हैं उनका विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, तो ये सही है। लेकिन यही रीजन नहीं है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, इसलिए कथन और कारण तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों ध्यान दें, कल ही अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़े हैं। जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात है, तो ग्राम पंचायतों के गठन के संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40, और ये डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी है, ना कि ये मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों हमको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया था। कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, मूल
उसके बाद से एक मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ा था, वो 11वां और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य कौन सा है, वो एक बार दोस्तों आप होमवर्क के तौर पे देख लेंगे। आते दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी केवल विदेशों को नहीं प्राप्त है। तो हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है 19(1) के अंतर्गत जो है आर्टिकल। तो देखेंगे क्योंकि अगर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर विदेशियों को दे देंगे तो यहाँ पे जीने नहीं देंगे, वो हर मुद्दे पे आके बहस करने लगेंगे। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे अपनों के लोग के लिए है। बाकी सब जो विधि के समक्ष क्षमता है, जीवन की स्वतंत्रता है, रक्षा है, और जो धर्माचरण की स्वतंत्रता है, ये सब विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने भारतीयों को प्राप्त है। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो हमको पता है कि 3 सूची है कुल, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, और एक जो चौथी सूची है जो जिनका उल्लेख इन तीनों में नहीं है, उन पे जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट यानी कानून संसद बना सकती है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, बाकी जो तीनों सूचियाँ हैं उनमें कौन कौन से विषय शामिल हैं, किस भाग में सम्मिलित हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग पिछले दिनों में पढ़े हुए हैं। समय की कमी के कारण ध्यान दें कि 7वीं अनुसूची के ये तीनों सब्जेक्ट हैं। समय की कमी के कारण दोस्तों हम लोग इनको छोड़ रहे हैं, बाकी इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग पिछले दिनों में किए हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कह निम्नलिखित में से एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो दोस्तों एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, बिल्कुल है दोस्तों। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। केवल जो एकहरी नागरिकता है यही संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है दोस्तों। आते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन पे, कह निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त का कार्यालय की स्थापना हुई। दोस्तों तो सर्वप्रथम लोकायुक्त के कार्यालय की जो स्थापना हुई थी वो ओडिशा में 1970 में हुई थी, उसके बाद से महाराष्ट्र में हुई थी। इस चीज़ को ध्यान देंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश आयोग ने इसके ऑप्शन ए को माना है, महाराष्ट्र को, लेकिन दोस्तों ये गूगल से करके मैं खुद भी चेक कर चुका हूँ, ये उड़ीसा ही सही है। तो इसको आप पेपर में आएगा तो उड़ीसा टिक कीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो दोस्तों जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। बाकी इसके बारे में कल भी हम लोग पढ़े हैं, भारतीय संसद में शामिल है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कल भी हम लोग पढ़े हैं। केवल इसमें जो भारतीय संसद में जो शामिल है दोस्तों वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, यानी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं, तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है। तो भारत का प्रधान न्यायाधीश दोस्तों, अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो भारत के प्रधान न्यायाधीश को ये राइट है, वो फिर राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कथन और कारण पे कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक अध्यक्ष का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। बिल्कुल सही दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही हो सकता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। तो कथन तो सही है। कारण पे आते दोस्तों, उक्त आयोजन का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष, 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। तो जो कार्यकाल दिया है वो बिल्कुल सही है। हाल एक चीज़ को और ध्यान देंगे, थोड़ा सा फैक्चुअली है कि 1993 में जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और यह एक स्वायत्त संस्थान है। आते दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन पे, संविधान की निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में, ध्यान देंगे मत बराबर, यानी जब वोटिंग हो रही है और दोनों साइड से यानी पक्ष और विपक्ष के मत अगर इक्वल हो जाते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या एक निर्णायक मत देता है। वो जिधर चाहे उधर वोटिंग कर सकता है, हालांकि हमेशा वो रूलिंग पार्टी की तरफ करता है, ये अलग की बात है। तो वो आर्टिकल 100 की तरह से दिया गया है और यही अध्यक्ष का जो है वो हम कह सकते हैं कि स्वविवेकाधिकार है, जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चनिंग होती रहती है। तो देखेंगे दोस्तों आगे आते हैं 108 आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक, जिसके बारे में हम लोग कल भी पढ़े हैं, आहूत कौन करता है। तो राष्ट्रपति आहूत करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान देंगे दोस्तों, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता केवल कभी भी जो राज्यसभा का सभापति है वो नहीं करेगा। आगे दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है। तो दोस्तों ये संवैधानिक अधिकार है। हालांकि कहीं कहीं ये वैधानिक अधिकार भी टिक मारते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस हर बार जितनी बार भी क्वेश्चन पूछी है वो संवैधानिक अधिकार को ही राइट मानी है। तो ध्यान देंगे दोस्तों संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमको पता है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष को एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया है। और हम लोग देखेंगे ये एक संवैधानिक अधिकार है और ये एक वैधानिक अधिकार भी है, दोनों है। हालांकि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप संवैधानिक अधिकार को टिक कर सकते हैं।
आते हैं दोस्तों, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 331 के तहत जो है वो किया गया है। अगर राष्ट्रपति ये समझे कि एंग्लो इंडियन की जो प्रतिनिधि है, निधित्व है वो कम है, तो ऐसे में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुन सकता है। तो इसको भी हम लोग कल किए थे दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत हुआ? यानी मूल संरचना का सिद्धांत क्यों आया, इस बार ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में केशवानंद भारती की डेथ हुई है। तो केशवानंद भारती का नाम केरल राज्य में आया था दोस्तों। आते हैं 63 नंबर, संसद में शून्यकाल का समय है दोस्तों। इस पे हम लोग शून्यकाल प्रश्नकाल पे विस्तृत चर्चा किए हैं, और ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद स्टार्ट किया जाता है। इसका सही आंसर है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक जो होता है वो शून्यकाल होता है। और शून्यकाल में क्या होता है, जो अविलंबीय महत्व के जो मामले होते हैं उनको उठाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आपको अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के माध्यम से न्यायालय आपको आदेश देता है, मतलब ये आदेश देता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या किया जाए, सशरीर उसके सामने उपस्थित किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है इसको जारी करता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। आते हैं दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन पे। बाकी रीट के बारे में हम लोग देखे हैं क्वेश्चन, 5 प्रकार के जो भी रीट है उन सबके बारे में देख लिए हैं। 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कथन में कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनको भारत के का निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, यानी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, बल्कि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी जिम्मेदारी है ग्रामीण स्थानीय चुनाव कराना। इस बार दोस्तों पंचायती राज पे क्वेश्चन श्योर लिख लिया जाने वाला है, क्योंकि यूपी में पंचायती को चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन चले थे, इस बार भी क्वेश्चन चलने के पूरे आसार हैं। पिछली बार दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन चले थे, इस बार देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों आर्टिकल जो 61 है उसमें वर्णित है महाभियोग की प्रक्रिया, जिसमें बोला गया कि 14 दिन के पूर्व आपको सूचित करना होगा। साथ ही साथ 1/4 सदस्यों की इसमें वो होना चाहिए, साइनिंग होना, हस्ताक्षर होना चाहिए कि उस प्रस्ताव पर जो महाभियोग प्रस्ताव है उस पर। आते दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन से भाग नहीं लेते हैं? तो दोस्तों जो राज्य की विधान परिषदें हैं वो भाग नहीं लेती हैं। तो राज्य की जो विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, क्योंकि हम देखेंगे कि भारत में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषदें हैं, यानी बाकी में नहीं है। अगर आप विधान परिषदों को इंक्लूड करते हैं तो ये इनजस्टिस होगा। इसी के लिए हम लोग कॉमन सेंस लगाएं तो डी को इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि ध्यान दें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। केवल ध्यान देंगे कि दिल्ली एवं पुडुचेरी जो संघ शासित प्रदेश है उनमें केवल दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया जाता है। हालांकि ये भी स्टार्ट से नहीं शामिल किया जाता था। 17th अमेंडमेंट यानी 70वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, इसके द्वारा इन दोनों को शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन है डी। आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की सीट को क्या किया गया, 15% पे फिक्स किया गया? तो दोस्तों वो संविधान संशोधन था 91वां संविधान संशोधन था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी फिक्स किया गया है कि कम से कम जो मंत्रियों की संख्या है वो 12 फिक्स कर दी गई है, कि कम से कम भी 12 होना चाहिए और मैक्सिमम 15% तक। तो आइए दोस्तों 69, ये बेसिकली दल बदल को रोकने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, सिंगल डायमेंशन नहीं होना होगा। और जो रीज़न है दोस्तों कह रहा है कि वर्तमान में भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ही फोकस कर रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, भारत सरकार तीनों जो डेवलपमेंट की विषय होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो मध्यम हो, चाहे दीर्घ हो, इन तीनों पे फोकस कर रही है। रीज़न इसका गलत है, कथन इसका सही है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी सही है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो दोस्तों कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में एकदम आ सकता है दोस्तों। कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। आते हैं दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन में करा, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल इसका हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, आप होमवर्क के तौर पर बताइए हमको कि कौन सा आर्टिकल है। आगे कह रहा है दोस्तों कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति करता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये राज्य वित्तीय आयोग का काम है कि वो पंचायतों को कितना वित्त देना है इसकी संस्तुति वो करता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
आते हैं दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। तो दोस्तों इसको हम लोग पिछले दिनों में भी किए हैं। एमएसएमई के लिए उद्यमी हेल्पलाइन नंबर स्थापित की गई है। आते हैं बीएससी ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों जिस समय का क्वेश्चन था उसमें 25 कंपनियां शामिल थी, लेकिन इस वक्त इसमें कुल 30 कंपनियां शामिल है। करेंट का है, आप याद कर सकते हैं 30 कंपनियां। इसको अभी मैं गूगल से चेक भी किया हूं, इसको तो 30 है इसको। तो दोस्तों आते 74 नंबर क्वेश्चन पे, नगरीकरण के कारणों को बताना है। ध्यान देंगे दोस्तों, नगरीकरण के कारण नीचे लिखा है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फोर्थ ऑप्शन को पढ़िए, करा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जीवन स्तर होता है वो काफी ऊंचा होता है। दोस्तों अगर ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर होता है वो काफी ऊंचा रहता है, अर्थात वहाँ पे हेल्थ की व्यवस्था रहती है, वहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था रहती है, वहाँ पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इनकी व्यवस्था रहती, तो माइग्रेशन बिल्कुल नहीं होता। जब इंप्लॉयमेंट रोजी रोजगार के साधन आपको गाँव में मिल जाएंगे तो माइग्रेशन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नगरीय। फोर्थ को आप काटिए और 1, 2, 3 को आप सही कर दीजिए। आते दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने इसको गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया था। आगे कह रहा है दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है कि पायर हिलियोमीटर का प्रयोग, पायर हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों पायर हिलियोमीटर का प्रयोग जो है वो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है, सोलर रेडिएशन को। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। दोस्तों तो ध्यान देंगे जो जर्मेनियम होता है और जो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों क्या है कि अर्धचालक हैं। सिलिकॉन ये दोनों अर्धचालक हैं। 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में किसके बराबर होगा। ध्यान देंगे दोस्तों कि जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का संबंध होता है वो होता है F = 9/5C+32। अगर आप यहाँ पे F की जगह पे 98.4 को रखते हैं और फिर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये 32 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 98.4 में से जब 32 घटेगा तो 66.4 आ जाएगा। बाद में आप दोस्तों इक्वेशन को थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो 66.4 में जब आप 5 से गुणा करेंगे तो 332 आएगा और जब इधर 9 को इधर जाके भाग देंगे तो C = आ जाएगा 36.89। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है एक गिलास के पानी पीने से आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों पानी पीने से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, तो 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आगे कह रहा है दोस्तों कि आकाश का नीला रंग किस लिए होता है। तो हमको पता है दोस्तों, हम लोग कल ही पढ़े थे कि जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों वो तरंगदैर्घ्य पे डिपेंड करता है। यानी हम लोग ध्यान दें कि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा दोस्तों, जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। यानी हम लोग देखेंगे कि जो नीला और बैगनी रंग होता है, बैगनी और नीला रंग सबसे कम बैगनी रंग का होता है, उसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। ऐसे में इसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो लाइट क्या है कि हम सन से निकल कर वो हमारे आँख तक नहीं पहुँच पाती है। तो यही रीज़न है कि जो बैगनी और नीले रंग है वो आकाश में बिछ जाते हैं प्रकीर्णन के कारण, और ये फाइनली हमको नीला दिखाई देता है आकाश। तो इसका सही ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। आते हैं दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन पे, करा बॉक्साइट अयस्क क्या है। दोस्तों बॉक्साइट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Al2O3.2H2O। Al का मतलब हो गया एल्यूमिनियम। तो हम देखेंगे कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक किसका यूज करते हैं। तो दोस्तों अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण के अन्य यूज में देखें तो दाढ़ी बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में भी इसका यूज किया जाता है। आते दोस्तों निकट दृष्टिदोष, जिसको हम लोग पिछले दिनों में किए हुए हैं। निकट दृष्टिदोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो दोस्तों मायोपिया वाला जो व्यक्ति होता है वो नज़दीक तो स्पर्श देख सकता है मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति, लेकिन दूर का नहीं देख सकता है। यही रीज़न है कि चूंकि वो दूर का नहीं देख सकता है इसलिए उसको जो है अवतल दर्पण लगाया जाता है इस समस्या को और दूर करने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो दोस्तों आगे आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है। तो दोस्तों सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक होता है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। यानी सिगरेट अगर आप किसी को जलाते देख रहे हैं तो समझ जाइए कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन ये दोनों फैला रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित सर्वाधिक है। तो देखिए दोस्तों जो जल प्रदूषण है सर्वाधिक वो पश्चिम बंगाल में है। आर्सेनिक के द्वारा जो वाटर पोल्यूशन है वो सर्वाधिक है दोस्तों, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। आते हैं दोस्तों कांसा मिश्रण धातु है, यानी अलॉय है किस चीज़ का। तो कांसा मिश्रण धातु है तांबा एवं टीन का, तांबा एवं टीन का। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कांसे में जो है कि 88% तांबा पाया जाता है और 12% जो है वो टीन पाया जाता है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर में भी पढ़े हैं, पिछले दिनों में भी पढ़े हैं कि कांसे में 88% टीन और 88% तांबा और 12% टीन पाया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो देश है दोस्तों ब्राज़ील। इसमें रूल बनाया गया है कि कम से कम आप
25% एथेनॉल मिलाना होता है, 20 कम से कम नहीं, एग्जैक्ट फिक्स किया गया है 25% एथेनॉल। यानी आपको गैसोलीन में आपको 25% एथेनॉल मिलाना होता है, 25%। कहाँ पे? ब्राज़ील में। निम्न में से कौन सा तना है? तो दोस्तों जो तना है वो हम देखेंगे कि हल्दी जो है दोस्तों, जो अदरक है, जो केला है, जो फर्न है, तो हल्दी, अदरक, केला और फर्न, ये सब तना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर है छाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है छाल की। आते हैं लौंग है, तो दोस्तों लौंग एक जो है वो सूखा फल है। लौंग क्या है? तो दोस्तों लौंग एक सूखा फल है। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो पादप हार्मोन है दोस्तों वो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन एक क्षारीय प्रकृति का है, यानी ध्यान देंगे इसकी प्रकृति क्षारीय है। दोस्तों पीएच स्केल पे हम लोग अम्लीय और क्षारीय पढ़ चुके हैं, तो आप हमको बताइए अगर क्षारीय प्रकृति रहेगा तो 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा, इसको आप हमको होमवर्क के तौर पे हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आते दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन में, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्य जिम्मेदार है। तो पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? तो हम देखेंगे दोस्तों कि जो जाइलम ऊतक होते हैं वो पौधों के जड़ में, तनों में, पत्तियों में पाया जाता है। तो पौधों के जड़, तने एवं पत्तियों में पाया जाता है। ऐसे में जो जाइलम है वो किस लिए जिम्मेदार है? जल वहन के लिए जिम्मेदार है। जल वहन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। फिर ध्यान देंगे कि जाइलम जो है वो जल वहन के लिए जिम्मेदार है। ये पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कह रहा निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? दोस्तों तो वो है अस्पर्म प्रजातियां। जो अस्पर्म वेल है वो स्पर्म वे जो है कि दांत वाली वेलों में विशालतम है। हम देखेंगे कि नियर अबाउट 16 मीटर के करीब में लंबी है। हालांकि इस समय वर्तमान में ये संकटग्रस्त है। करा कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि आपको टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो इसका आशय क्या होता है? तो दोस्तों इसका आशय ये होता है कि आपके दोनों हाथ और दोनों पैरों जो हैं वो पैरालाइज हो गए हैं, तो अर्थात उनकी जो कार्य क्षमता है वो खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। 95 नंबर क्वेश्चन, कह रहे शरीर के अंदर लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चे को पता है दोस्तों कि रक्तहीनता होती है। 96 नंबर क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो दोस्तों जो मानव गुर्दे में पथरी है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, जो कि एक खनिज लवण है उसकी वजह से बनती है, कैल्शियम ऑक्सलेट। 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक का हिंदी अर्थ होता है सार्वदेशिक रोग। हाल ही में कोरोना को एक पेंडेमिक घोषित किया गया है, यानी कोरोना को एक सार्वदेशिक रोग घोषित किया गया है। आते दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जो जल जनित रोग है उसका नाम है हैजा। जो जल जनित रोग है दोस्तों उसका नाम है हैजा। हैजा में हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा जल की हमको कमी भी हो जाएगी, उल्टी होती है, दस्त होता है। तो यही रीज़न है कि इसमें वाटर की जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम पड़ जाती है, और ये जल जनित रोग है, इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों। आगे कह रहा है कि किसी व्यक्ति के रक्तचाप में 140 mHg लिखा हुआ है। तो इसमें Hg का क्या मतलब है? दोस्तों जो Hg होता है ना वो रासायनिक फार्मूला है किसका? मरकरी का। तो 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर का तापक्रम करा जाड़ों में घटता है, गर्मियों में बढ़ जाता है? जाड़ों में बढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, चाहे जाड़ा हो या गर्मी, मानव की जो शरीर है, बॉडी है, वो खुद को नियंत्रित करती है। गर्मियों में हम देखेंगे अगर अधिक गर्मी हो जाएगा तो पसीने के माध्यम से वो टेम्परेचर को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। यानी न जाड़ों में बढ़ता है न जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है मानव शरीर का तापमान। आते हैं दोस्तों अगला, कह रहा जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न के किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम देखेंगे प्लास्मिड का यूज किया जाता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है दोस्तों इसमें किसका यूज किया जाता है? प्लास्मिड का। आगे एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। कह रहा निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा सही नहीं है, यानी गलत है, बताना है दोस्तों। तो देखेंगे, कह रहा कि एक जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, तो बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा होता है। कह रहा इनकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, इनकी अपनी उत्पादकता है, इनकी अपनी प्रोडक्टिविटी है, बिल्कुल सही है। कह रहा ये प्राकृतिक संसाधनों के तंत्र है, बच्चे को पता है। ये कह रहा है कि यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं दोस्तों, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो ओपन होता है, वो ओपन सिस्टम है, यानी ओपन तंत्र है, खुला तंत्र है। 103 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन जल लवणता को दर्शाता है, यानी जल लवणता की प्रवणता को दर्शाता है? तो वो है हेलिक लाइन, यानी हेलिक लाइन। इसको ध्यान देंगे दोस्तों, हेलिक लाइन को हम लोग पूर्व के दिनों पे भी पढ़े हुए हैं कि
कि हेलिक्लाइन से क्या होता है कि जल लवणता को नापा जाता है, यानी जल लवणता की प्रवणता कितनी है ये पता किया जाता है। जो घनत्व प्रवणता है दोस्तों ध्यान देंगे, जो घनत्व प्रवणता है उसको हम लोग पाइक्नोक्लाइन से नापते हैं। पाइक्नोक्लाइन ध्यान देंगे दोस्तों, इसको हम लोग रफ करके एक बार दोबारा कर देते हैं। पाइक्नोक्लाइन, इस चीज को ध्यान देंगे। 104 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों आइस कोर से। एक्चुअली होता क्या है कि आइस कोर के पिघलने से जो जलवायु परिवर्तन का वो क्या है कि क्रायोजेनिक संकेतांक जो है वो प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर है आइस कोर। आते दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो दोस्तों जो भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है वो कल भी हम लोग पढ़े हैं, पश्चिमी घाट को पहचाना जाता है और पूर्वी हिमालय को। तो इसमें चूंकि पूर्वी हिमालय है नहीं, एक ही चीज़ है पश्चिमी घाट, तो इसको पश्चिमी घाट आप टिक करिए। 106 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ध्यान देंगे दोस्तों, किस चीज़ के लिए? जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए बात बढ़ोतरी की कर रहा है। एक चीज़ इसमें ये ध्यान देना है और उत्तरदायी नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान देना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता जो होती है दोस्तों, अगर उत्पादकता ज़्यादा होगी तो यानी बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। मध्य व्यवधान भी है। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु दोस्तों ये भी डिपेंड करता है जैव विविधता की बढ़ोतरी पर। अगर पारिस्थितिकी तंत्र की आयु अच्छी रहेगी तो जैव विविधता की बढ़ोतरी होगी। पोषण स्तरों की दोस्तों अगर कम होता है ना, कि अगर पोषण स्तरों की कम संख्या होती है तो जैव विविधता की बढ़ोतरी नहीं होती, जैव विविधता कम हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं? दोस्तों पूर्व के दिनों में हम लोग क्वेश्चन किए हैं कि प्रवाल विरंजन में खनन, जो प्रवाल रोगों का फैलना, औषधों का जमना, ये सब उत्तरदायी है। लेकिन दोस्तों मेन कारण है ना वो वैश्विक तापन है। वैश्विक तापन ही कहीं ना तो कहीं इन सब के लिए जिम्मेदार है, अगर हम लोग केवल खनन को छोड़ दें तो। दोस्तों हम लोग देखेंगे जो मेन उत्तरदायी है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो है वैश्विक तापन। आगे हम लोग जो प्रवाल विरंजन कैसे होता है दोस्तों इसके बारे में हम लोग ठीक से पढ़े हुए हैं, एकदम एक एक चीज़ स्पष्ट करते हुए पढ़े हैं, तो इसलिए प्रवाल विरंजन पे नहीं जाते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे कि प्रवाल के जो कंडीशंस होते हैं उनके कितनी टेम्परेचर चाहिए, कितना लवणता चाहिए, इस चीज़ को आप एक बार होमवर्क के तौर पे देख सकते हैं। आते हैं दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया? ध्यान देंगे दोस्तों, धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया, तो वो है 2011-12 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को एक नवीन अध्याय के तौर पे आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा गया था 2011-12 में। 109 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। कहना निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी सही बताना हमको। तो हम देखेंगे कि कह कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों कि जो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ना कि चक्रीय। एक दिशीय होता है दोस्तों, इस चीज को ध्यान देंगे, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है दोस्तों। अब यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें पहला क्वेश्चन 2014 का करंट है, बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड है, उसको भी नहीं करेंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन है ही नहीं, सीधा समसामयिकी है, और उस टाइम के समसामयिकी को पढ़ के क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग बस लास्ट 6 महीने का करंट पढ़ेंगे, ना कि लास्ट 6 ईयर का। तो आइए दोस्तों सीधा विविधता पढ़ते हैं। कह रहे कि भारत में गिद्धों की कमी का उत्तरदायी प्रमुख कारण है। तो दोस्तों हमको पता है कि जो हमारे पशु हैं उनके जोड़ों में जो दर्द होता है, उनको दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग उनको एक मेडिसिन देते हैं, उसका नाम है डाइक्लोफेनिक। जब इस जंतु मर जाते हैं हमारे, तो ये डाइक्लोफेनिक चूंकि उनकी बॉडी में मौजूद होता है, और जब गिद्ध इस डाइक्लोफेनिक को खाते हैं यानी उनके शरीर को खाते हैं, तो इनडायरेक्टली इस डाइक्लोफेनिक को खाते हैं, और यही रीज़न है कि वो उनकी भी गिद्धों की भी डेथ हो जा रही है। हालांकि गिद्धों को संरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए एक सेव प्रोग्राम चलाया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि सेव प्रोग्राम, जिसका नाम है सेविंग एशियंस वल्चर्स फ्रॉम एग्जैटिकेशन, ठीक है। तो हम लोग देखें ये सेव प्रोग्राम, बेसिकली आप इतना याद रखिए कि एक सेव प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। आते हैं 135 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। मेगा डाइवर्स देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है दोस्तों। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो कार्बन व्यापार दिखा रहा है वो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल से दिखा रहा है, जबकि अभी हम लोग कल ही पढ़े हैं कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से है, O3 ओजोन से है, यानी कार्बन व्यापार से इसका संबंध नहीं है। अब बाकी आते दोस्तों एजेंडा 21 के बारे में भी हम लोग कल पढ़े हैं, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से रिलेटेड है, इसको हम लोग कर ही सकते हैं। आगे कह रहा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, हमको पता है कि ये 1992 में हुआ था,
अब यानी हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, यानी 92 में +5 जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा। तो ये भी सही हो गया। इस चीज़ को चूंकि हमको पता था, कल ही पढ़े, तो ये भी हो गया। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब मनाया गया? 1979 में। तो बिल्कुल सही दोस्तों, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 यानी 1979 में मनाया गया। कार्बन व्यापार से संबंध मॉनिटर प्रोटोकॉल का नहीं, बल्कि मॉनिटर प्रोटोकॉल का जो संबंध है दोस्तों वो है ओजोन संरक्षण से। और 16 सितंबर को ध्यान देंगे दोस्तों, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। कहना निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 30% से अधिक क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है उसका? तो दोस्तों इसका आंसर है भूटान। जो भूटान देश है उसका 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। आगे आता है दोस्तों, कह रहा है कि स्वर्णम त्रिकोण, बारमुडा त्रिकोण और रेड बेसिन, ये सब किस एरिया को कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो स्वर्णिम त्रिकोण है जिसको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ये बेसिकली जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो अफीम वाला एरिया, यानी जो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार का जो त्रिकोणीय एरिया है उसको हम लोग कहते हैं स्वर्णिम त्रिकोण यानी गोल्डन ट्रायंगल। तो यानी ए का 2 सही हो गया। बरमूडा ट्रायंगल आता है दोस्तों। तो बरमूडा ट्रायंगल क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगा बरमूडा ट्रायंगल। जो रेड बेसिन है दोस्तों ये चीन का है, और जो सुदूर पूर्व का कटोरा कहा जाता है वो कहा जाता है म्यांमार को। आते दोस्तों मैच कराते हैं। तो इसका आंसर कह रहा है बी सही है। बी सही यानी ए का 2 सही है। ए का 2 सही यानी स्वर्णिम त्रिकोण किससे संबंधित हो गया? अफीम के उत्पादक। ये सीधो बिल्कुल सही है। बरमूडा त्रिकोण को हम लोग 4 से मिलाए हैं, तो बी को 4 देख सकते हैं दोस्तों। हम लोग सब समझ लिए हैं। आते हैं 139 नंबर क्वेश्चन पे। 139 में कह रहा है कि किसको 40 कबीलों का देश कहा जाता है? तो किर्गिस्तान को 40 कबीलों का देश कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है बिश्केक। आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन पे। एक तरफ जनजाति लिखी हुई है और एक तरफ राज्य लिखा हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग कल ही पढ़े हैं कि जो इसमें लेप्चा जनजाति है, जो लेप्चा जनजाति है वो कहाँ की है? सिक्किम की है। तो लेप्चा और भूटिया के बारे में हम लोग कल ही पढ़े थे। तो यानी बी का 1 आप मैच कराइए, बी का 1 मैच कराएंगे आंसर मिल जाएगा। हालांकि ठीक है, अगर कल ये नहीं आपको याद था, कल का एक बिरहोर अगर आप याद है तो बिरहोर भी हम लोग पढ़े हैं कि बिरहोर क्या है? झारखंड का है। बिरहोर कल की डिस्कशन में हमको पहली बार मिला था, ये आज दूसरी बार मिल रहा है। तो बिरहोर झारखंड की है। तो 2 का 4 भी देखिए आपको मिल गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बचा है केवल गारो। तो गारो खासी जयंतिया आपको कुछ नहीं पता है तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ तो याद होगा जो कि मेघालय में स्थित है। तो डी का आप चाहिए तो 2 पकड़ लीजिए तो भी आपको आंसर मिल गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपको 1-2 पता है तो आप मैचिंग के क्वेश्चन में सीधा आंसर तक पहुंच जाते हैं। आइए करें दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? यानी इनमें 3 ऐसे हैं जो ध्वस्त नगर हैं। तो देखते हैं दोस्तों। तो जो कुलधारा है दोस्तों वो उत्तराखंड का ध्वस्त नगर है। जो धनुषकोडी है दोस्तों वो तमिलनाडु का ध्वस्त नगर है। और जो लखपत है दोस्तों वो गुजरात का ध्वस्त नगर है। यानी ध्यान देंगे, जो कुलधारा है वो उत्तराखंड का है, और जो धनुषकोडी है दोस्तों वो तमिलनाडु का है, और जो लखपत है दोस्तों वो गुजरात का है। यानी इसमें एक चरखारी जो है वो ध्वस्त नगर नहीं है। आते दोस्तों 142 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे हैं निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो दोस्तों अब जो तेल कंपनियां हैं भारत में जो कीमतों का निर्धारण है ये करती हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि अणुशक्ति विद्युत नगर निगम लिमिटेड, आगे कह रहा है कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है। संयुक्त उपक्रम, इस चीज़ को ध्यान देंगे। साफ साफ कह रहा है कि एक संयुक्त उपक्रम है। अब कह रहा है कि किसका दोस्तों इसमें एक हिस्सा क्या है कि वो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का है, जो कि जिसका रोल है 51%, लेकिन जो सेकेंड है वो है एनटीपीसी का, जिसमें उसकी हिस्सेदारी है 49%। यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी ये दोनों ने के मिल के इसका संयुक्त उपक्रम है ये, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा जो सर्वाधिक शेयर है वो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के पास है 51%। 144 करते हैं। कह रहा है कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कांडला है वो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। हमको पता है कि हमारे देश का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है वो कांडला है। 145 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहा 19 नवंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये विश्व शौचालय दिवस या विश्व पुरुष दिवस दोनों जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 146 नंबर करेंट का क्वेश्चन था, नहीं करेंगे। 147 नंबर कल भी हमको मिला था। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय से, बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। 148 नंबर क्वेश्चन में कह रहा निम्न में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया? तो दोस्तों एमएसएमई ने इसको स्टार्ट किया है। एमएसएमई मंत्रालय ने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल। 149 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों। तो एक तरफ WTO, IMF, सार्क और IDA दिखा है और दूसरी तरफ बताना है कि मैच कराना है। दोस्तों हम लोग ध्यान दें
WTO का काम क्या है कि व्यापार में जो अनियमितताएं होती हैं उनको सलूशन करना है। तो देखेंगे कि व्यापार में जो मात्रात्मक प्रतिबंध के उपयोग को निषिद्ध करना इसका काम, यानी ए का 2, सी के सीधे 2 ऑप्शन कट गया। IMF दोस्तों भुगतान संतुलन में जो असंतुलन ठीक करने का काम करता है वो ये करता है IMF। चलिए अगर नहीं पता था तो छोड़ते हैं। सार्क हमको पता है कि दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है, तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच ये सहयोग को बढ़ावा देता है। यानी आपको सी का अगर 4 भी पता था तो भी सी का 4 पता था तो भी देखिए आप आसानी से एक ऑप्शन को इग्नोर किए और इन 2 में से आप आसानी से आंसर पहुंच जाएंगे। तो इसमें से खैर सब आपको पता था, WTO का काम भी पता था, IMF का भी काम पता था, सार्क भी बहुत आसान था। तो इस तरह से इसका आंसर पहुंचना बहुत आसान था। इसका आंसर था सी, यानी नम्य ऋणों की स्वीकृति किससे संबंधित है? IDA से। IDA नम्य ऋणों की स्वीकृति से संबंधित है। आगे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से 2 अक्टूबर 2019 को पूरा होने का टारगेट किसका था? तो स्वच्छ भारत मिशन का था दोस्तों। हमको बताइए 2014 के 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और ये टारगेट था कि अगले 5 साल में भारत को स्वच्छ बना देंगे। तो इसका टारगेट यही था स्वच्छ भारत मिशन का। इस तरह से 2015 में आए हुए GS के सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोग 2000 से लेके सन 2015 तक के पूरा डिस्कशन आप सुन लेते हैं तो विश्वास मानिए जो रिपीटेड क्वेश्चन आने हैं वो सब के सब फंस जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग दोस्त इस वीडियो को पहली बार देखें, एक तो वो पहली सारी वीडियोस को देख लें, साथ ही साथ जो करेंट की क्लासेस हैं उसको देख लें, और अगर कोई और डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर हम लोग को अगला टाइम कुछ बचा रहेगा दोस्तों तो ज़रूर हम लोग आपके उस प्रॉब्लम के लिए एक नई वीडियो लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।